जय हिंद दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पार्ट 2 अध्याय में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 2 में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उन टॉपिक के नाम है प्रभावी ढंग से कीबोर्ड का उपयोग करना, माउस और माउस पॉइंटर का उपयोग करना और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ शॉर्टकट कमांड्स हम जानेंगे। राइट, तो इस सत्र से हमें क्या लाभ होने वाला है? इस सत्र के अंत तक आप डेटा को दर्ज करने, मतलब डेटा का इनपुट करने और डेटा को नियंत्रित करने, मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रभावी ढंग से उपयोग करना आप जान जाएंगे। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्क्रीन है जिससे आप चिर परिचित होंगे और इस स्क्रीन को ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम वर्कशीट या वर्कबुक के नाम से जानते हैं। इस स्क्रीन में जो भी आपको दिख रहा है, जैसे टैब हो, है ना, ये अलग अलग टैब दिख रहे हैं और इसके नीचे आपके रिबन्स हैं और कुछ कमांड्स हैं। इसका परिचय हम पहले अध्याय में कर चुके हैं। अगर आपने पहला अध्याय नहीं देखा है तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसका पहला अध्याय, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल पार्ट 1 के नाम से है, आप ज़रूर देखें। यहाँ पे ये एक स्क्रीन हमने सैंपल में दिखा रखा है, जो कि हमने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है। तो इसके लिए पार्ट 1 का अध्याय आपके लिए देखना ज़रूरी है। राइट, तो इस स्क्रीन में ये जो आपको रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है, इसे हम सेल पॉइंटर के नाम से जानते हैं। अगर आप अपना कीबोर्ड देखें तो कीबोर्ड में आपके एरो कीज़ हैं। अगर मैं राइट एरो की यूज़ करता हूं तो हमारा ये सेल पॉइंटर राइट की तरफ जाता है, और अगर मैं लेफ़्ट की यूज़ करता हूं तो हमारा ये सेल पॉइंटर लेफ़्ट की तरफ आता है, और अगर मैं डाउन एरो की यूज़ करता हूं तो नीचे की तरफ आता है, और अप एरो की यूज़ करता हूं तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरह से एरो की का उपयोग कर हम अपने सेल पॉइंटर को अलग अलग सेल सेल के ऊपर ले ले करके जा सकते हैं। सेल क्या है? जहाँ पे भी ये सेल पॉइंटर आपका जा रहा है, जैसे ये अभी आपका C3 में है तो इसे हम सेल के नाम से जानते हैं। और C3 क्या है? अगर आप इसका नेम बॉक्स में देखें तो यहाँ पे C3 लिखा हुआ है। ये सेल जो है एक एक कॉलम और एक रो को मिला करके एक सेल बनता है। जैसे यहाँ पे सी एक कॉलम है और 3 रो है, तो इस तरह से ये आपका सेल है और इस सेल का अपना एक एड्रेस है। और इस एड्रेस को आप यहाँ पे C3 के नाम से इस सेल का एड्रेस आप जान सकते हैं। राइट, अब मैं बात करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा इंटर करने का सही तरीका क्या है। मान लीजिए आप अपने C3 से डेटा इंटर करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि एक सेल के अंदर एक ही डेटा होना चाहिए, और दूसरा इस बात का भी ध्यान रखना है कि डेटा इंटर करने के समय आपको अपने कीबोर्ड से टैब की का उपयोग करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जैसे यहाँ से हमने डेटा एंटर करना शुरू किया और यहाँ मैंने रखा है आलोक। अब मैं टैब की का यूज़ करता हूँ। यहाँ लिखा मैंने मनीष, फिर टैब की हमने यूज़ किया और यहाँ लिखा हमने कपिल। राइट, और फिर से टैब की यूज़ किया हमने और यहाँ लिखा सुनील। राइट, और यहाँ पे सपोज हमारा डेटा हमारा कंप्लीट होता है और अब मैं यहाँ पे इंटर की प्रेस करता हूँ, तो क्या होता है कि हमारा सेल पॉइंटर दूसरे रो में तो आ जाता है,
बट उस कॉलम पे होता है जहां से हमने डेटा एंटर करना शुरू किया था। मैं फिर से यहाँ से डेटा एंटर करता हूँ, मधु, राइट, मैं टैब यूज कर रहा हूँ, एंड मदन, मैं फिर से टैब यूज करता हूँ, अर्शद, और मैं फिर से टैब यूज करता हूँ, राइट। यहाँ पे हमारा डेटा फिनिश हुआ और मैंने यहाँ पे फिर से इंटर की प्रेस किया तो हमारा सेल पॉइंटर डायरेक्टली नेक्स्ट रो में आता है और उस कॉलम पे आता है जहाँ से हमने डेटा इंटर करना शुरू किया। तो इस तरह से आपका डेटा इंटर करना आसान रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं डेटा इंटर करता हूँ बट मैं टैब की जगह पे मैं राइट एरो की का उपयोग करूँगा। तो क्या फ़र्क होगा ये आपको अभी अभी दिखाई देगा। मैं यहाँ पे विकास लिखता हूँ और मैं राइट एरो की से सेल पॉइंटर को आगे आगे लेकर के जा रहा हूँ, राइट। अंकुर, मैंने राइट एरो की यूज़ कर रहा हूँ मैं, राजन, और यहाँ पे हमने लिखा मोहित। यहाँ डेटा हमारा कंप्लीट होता है और अब यहाँ पे मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैं इंटर की प्रेस करता हूँ हमारा सेल पॉइंटर नेक्स्ट रो पे तो आ जाता है बट उसी कॉलम पे रहता है जहाँ पे हमने इंटर किया था, उस कॉलम पे नहीं आता जहाँ से हमने डेटा इंटर करना शुरू किया था, राइट। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप क्विकली डेटा एंटर करना चाहते हैं या आसानी से डेटा एंटर करना चाहते हैं तो डेटा एंट्री के टाइम में टैब की का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, राइट। अब हम पहले मैं इस डेटा को मैं डील सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। हमें कुछ शॉर्टकट कीज़ जानने हैं और उसके लिए हमें कुछ डेटा चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा आपको दिखाता हूँ। ये डेटा हमने लिया है और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम है और उन स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स के ने स्टूडेंट का नाम जो है उसका कॉलम का साइज छोटा है और डेटा जो है वो आपका बड़ा है, राइट। तो ये आपको देख करके चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर भी हम लोग आगे बात करेंगे, राइट। अभी जो हमें बात करनी है वो ये कि आप अगर अपना कीबोर्ड देखते हैं तो कीबोर्ड के ऊपर पेज अप है और पेज डाउन है। पेज अप और पेज डाउन का यूज़ क्या है कि हम अपने सेल पॉइंटर को आगे के पेज या पीछे के पेज में ले करके जा सकते हैं। मान लीजिए ये B3 पे हमारा सेल पॉइंटर है और मैंने पेज डाउन की यूज़ किया तो हमारा एक स्क्रीन या एक पेज हम आगे की तरफ चले जाते हैं, राइट। उसी तरह से हम पेज अप यूज़ करते हैं तो पीछे के स्क्रीन में हम वापस आ सकते हैं। तो इस तरह से पेज अप और पेज डाउन की यूज़ करके आप स्क्रीन वाइज या पेज वाइज आगे पीछे कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमने एरो की का उपयोग किया, लेफ्ट राइट अप डाउन, है ना। इस तरह से हम माउस पॉइंटर को आगे पीछे ले करके के जा सकते थे। अब हम एरो की का उपयोग कंट्रोल की के साथ करना सीखेंगे। मान लीजिए हमारा सेल पॉइंटर यहाँ है और कंट्रोल के साथ अगर मैंने राइट एरो की अगर हमने उपयोग किया तो हमारा सेल पॉइंटर डायरेक्ट उस लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएगा। रो सेम होगा, लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएगा जहां तक हमने डेटा एंटर किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की यूज़ करता हूँ तो सेल पॉइंटर हमारा वहाँ पे आता है जहाँ से हमने डेटा इंटर करना शुरू किया है। वैसे ही अगर सेल पॉइंटर हमारा यहाँ पे होता है D4 पे और कंट्रोल के साथ अगर मैं डाउन एरो की यूज़ करता हूँ तो सेल पॉइंटर डायरेक्टली हमारा वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ तक हमारा डेटा इंटर किया हुआ है। उस कॉलम के उस रो के लास्ट तक पहुँचेगा, कॉलम सेम होगा। और अब अगर मैं कंट्रोल अप एरो की यूज़ करता हूँ तो जहाँ से हमने डेटा इंटर करना शुरू किया है वहाँ पे हमारा सेल पॉइंटर डायरेक्टली पहुँच जाएगा। तो कंट्रोल के साथ आप एरो की यूज़ करके आप डेटा जो आपका डेटा जो आपने इंटर किया हुआ है उसका जो भी रेंज है ना, जो भी एरिया है उसके आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपसे बात करूंगा कि जैसे अभी हमने पेज अप और पेज डाउन की यूज़ करके आगे के स्क्रीन या पीछे के स्क्रीन में हमने सेल पॉइंटर को मूव करना सीखा, वैसे ही आप कंट्रोल की के साथ पेज डाउन
और पेज अप की भी यूज़ कर सकते हैं। इनका उपयोग क्या है कि आप अपने वर्कशीट में देखते हैं तो 3 शीट हैं, ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, राइट। अगर किसी शीट में हमें जाना है तो कंट्रोल के साथ अगर मैं पेज डाउन की यूज़ करता हूँ तो हमारा सेल पॉइंटर दूसरे शीट पे मूव कर जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये आपका सेल पॉइंटर अभी शीट 2 पे है, राइट। सेल पॉइंटर आपका शीट 2 पे है। मैं यहाँ से मैं फिर से कंट्रोल पेज डाउन की यूज़ करता हूँ तो हमारा सेल पॉइंटर शीट 3 पे आ जाता है। मैं वैसे ही पेज अप यूज़ करता हूँ तो सेल पॉइंटर हमारा शीट 2 पे आ जाता है, और मैं फिर से पेज अप कंट्रोल के साथ यूज़ करता हूँ तो सेल पॉइंटर से हम वापस अपने उस शीट 1 पे हम आ जाते हैं, राइट। यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपके कीबोर्ड में एक होम की है और एक इंड की है। अगर मान लीजिए हमारा सेल पॉइंटर इस जगह पे है और मैं कंट्रोल के साथ अगर मैं होम की प्रेस करता हूँ तो हमारा सेल पॉइंटर पहले नंबर सेल पे पहुँच जाएगा, जैसे A1 है। वैसे ही अगर मैं कंट्रोल के साथ इंड की पे प्रेस करता हूँ तो जहाँ तक डेटा है हमारा उसके लास्ट रो लास्ट कॉलम पे पहुँच जाएगा, राइट। तो इस तरह से क्विकली हम मूव कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि किसी सेल के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना या किसी सेल के डेटा को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह मूव करना। मान लीजिए ये हमारा सेल है अजीत सिंह, जिसको हम B4 कह रहे हैं। यहाँ पे हमने सेल पॉइंटर रखा है और इसका डेटा मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ भी हो और कहीं और कॉपी हो जाए। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं कीबोर्ड के साथ एक साथ में कंट्रोल+C यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका सेल जो है आपका चमक रहा है, मतलब ये आपका ब्लिंक कर रहा है, राइट। और अब ये डेटा मुझे सपोज यहाँ चाहिए तो यहाँ पे ला करके अब हम इसको दो तरीके से यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। या तो यहाँ पे मैं इंटर प्रेस कर सकता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस किया है तो ये डेटा वहाँ पे कॉपी हुआ था और अब यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। और मान लीजिए ये डेटा मैं फिर से कंट्रोल+C करता हूँ। यहाँ पे ला करके मैं फिर से कंट्रोल+C प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ला करके इस बार मैं इंटर नहीं करता हूँ। इस बार इंटर नहीं करके मैं कंट्रोल+V यूज़ करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये डेटा यहाँ भी कॉपी हो गया और जो पिछला जो डेटा हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो भी आपका ब्लिंक हो रहा है। मतलब ये कि इसको कई एक बार हम कॉपी बना सकते हैं इसका। सपोज यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया और फिर यहाँ पे हमें चाहिए तो यहाँ पे ला करके फिर से हमें सिर्फ कंट्रोल V करना पड़ेगा बस। यहाँ पे हमने सिर्फ कंट्रोल V किया है, कंट्रोल+C नहीं किया है, कंट्रोल V। क्योंकि ये जो डेटा जो आपका चमक रहा है, जो आपका ब्लिंक कर रहा है, ये आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ। तो इस तरह से एक डेटा को हमने एक सेल से दूसरी जगह कॉपी करना सीखा, राइट। मैं रीडू कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि हमारा कोई डेटा रेंज है। डेटा रेंज का मतलब हमारा, आप ये जो माउस का पॉइंटर देख रहे हैं ये आपका वाइट प्लस है। इनको अगर हम स्टार्ट पे यहाँ से क्लिक करते हैं और माउस को इस तरह से हम होल्ड करके क्लिक करके रखते हैं तो इस तरह से हम किसी डेटा रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। और किसी डेटा को रेंज को सिलेक्ट करने के लिए एक दूसरा तरीका ये भी है कि सपोज अगर हमारा माउस पॉइंटर ये है, यहाँ पे है, और किसी डेटा रेंज को हमें सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट की प्रेस करके रखते हैं और राइट एरो की यूज़ करते हैं। तो हम इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और इस तरह से हम डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और अगर हम अप एरो की यूज़ करते हैं या लेफ्ट एरो की यूज़ करते हैं तो हम डेटा को वापस डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने एक डेटा रेंज सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे डेटा रेंज सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए ये डेटा हमें, जो हमने डेटा रेंज जो है हमारा, इसे हमें कॉपी करना है कहीं और। मैं यहाँ ला करके कंट्रोल+C करता हूँ तो ये डेटा रेंज आपका फिर से आपका चमक रहा है, ब्लिंक कर रहा है और ये डेटा हमें यहाँ चाहिए।
अगर इसकी सिर्फ एक कॉपी ही हमें चाहिए तो यहाँ ला करके आप बस इंटर प्रेस कर देंगे तो क्या होगा कि ये डेटा यहाँ पे कॉपी हो गया, बट पीछे जो आपने एरिया जो सेलेक्ट किया था, जो चमक रहा था, वो अब आपका नहीं चमक रहा है। मैं वापस अंडू करके दिखता हूँ। राइट, तो ये एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है। मैं वापस इसे सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल सी से सेलेक्ट करता हूँ। ठीक, और मैं यहाँ पे ला करके, हाँ सपोज हमें यहाँ चाहिए, इस बार मैं इंटर प्रेस नहीं करता बल्कि कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ। तो कंट्रोल वी प्रेस करने से क्या हुआ कि ये डेटा यहाँ भी आ गया है और वहाँ भी है, बट वहाँ का जो एरिया है वो अभी आपको चमकता हुआ दिख रहा है, मतलब ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि इस डेटा को हमें और भी कॉपी मैं इसकी बना सकता हूँ। अगर सपोज यही डेटा हमें यहाँ भी चाहिए तो यहाँ ला करके फिर से मैं कंट्रोल वी यूज़ कर लूँगा, तो ये डेटा रेंज, यही डेटा रेंज हमारा फिर से आ जाएगा। और फिर अगर मैं कंट्रोल वी यहाँ यूज़ कर लूँगा तो फिर से ये डेटा रेंज हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। राइट, तो मैं अंडू कर देता हूँ। अब हमें ये समझना है कि किसी डेटा को या किसी डेटा रेंज को हमें मूव करना है। मान लीजिए ये आकाश चोपड़ा का डेटा है, ये मुझे यहाँ से हटा करके कहीं और ले जाना है, तो यहाँ पे मैंने सेल पॉइंटर पे रखा और अब यहाँ पे मैं कंट्रोल सी यूज़ नहीं करता बल्कि कंट्रोल एक्स यूज़ करता हूँ, कंट्रोल एक्स। और यहाँ ला करके मैं इंटर की प्रेस करता हूँ तो क्या हुआ, वो आपका डेटा वहाँ से हट करके यहाँ पे पेस्ट हो गया। मैं फिर से अंडू कर देता हूँ और इस बार मैं एरिया सेलेक्ट करता हूँ। राइट, मैंने शिफ्ट के साथ ये एरिया सेलेक्ट किया है। राइट, और अब मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ। राइट, तो ये आपका डेटा रेंज सेलेक्ट हो गया और अब मैं यहाँ पे जा करके अगर कंट्रोल वी पर प्रेस करता हूँ तो ये पूरा डेटा रेंज आपका वहाँ से यहाँ मूव हो गया है। राइट, मैंने फिर से अंडू कर दिया। तो इस तरह से कंट्रोल सी को कंट्रोल वी के साथ यूज करने से क्या होता है कि हमारा एक डेटा की कई एक कॉपी हम बना सकते हैं। कंट्रोल सी एक बार कर लिया, फिर जहां जहां हमें डेटा चाहिए कंट्रोल वी के साथ आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमें एक डेटा कहीं एक जगह से हटा करके कहीं और ले जाना है तो कंट्रोल एक्स पहले हम पहले डेटा रेंज सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंट्रोल एक्स प्रेस करके उसे कट करते हैं और जब कंट्रोल वी करते हैं तो वो डेटा जो आपने जहाँ पे आपने कंट्रोल एक्स यूज़ किया था वो डेटा वहाँ से कट हो करके, और जहाँ पे आपने सेल पॉइंटर रख करके आपने कंट्रोल वी यूज़ किया था वहाँ पे डेटा आपका पेस्ट हो जाता है, मतलब वो आपका मूव हो जाता है। राइट, तो अभी मैं एस्केप प्रेस करके ये जो आपका एरिया आपका जो चमक रहा है, जो आपका ब्लिंक कर रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैंने एस्केप कर दिया। अभी मुझे ये समझना है कि कोई डेटा है और उसे मुझे एडिट करना है। मान लीजिए ये आपका आकाश चोपड़ा है और इसका डेटा मुझे एडिट करना है। यहाँ पे अगर मैंने सेल पॉइंटर रखा और डेटा एडिट करने के लिए मैं जैसे ही कीबोर्ड से मैं लिखता हूँ तो क्या होता है कि वो पिछला डेटा हमारा हट जाता है। राइट, मैं इसे अंडू कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जय आपको आकाश चोपड़ा को आकाश गुप्ता करना है। राइट, तो कैसे करना है ये आप देखें कि अगर आपको आकाश चोपड़ा को आकाश गुप्ता करना है तो यहाँ पे सेल पॉइंटर में ला करके आपने F2 करना है। F2 पे आप जैसे ही प्रेस करते हैं आप अपने स्टेटस बार में यहाँ देखेंगे कि एक एरिया आपका एडिट में आपका चेंज हो जाता है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये एरिया आपका एडिट हो गया है। अब अगर आप यहाँ पे आपका सेल पॉइंटर जो है, अभी ये सेल पॉइंटर नहीं हो करके एक कर्सर है और इस कर्सर को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आई बिम कर्सर के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है कर्सर। और अब मुझे आकाश चोपड़ा को आकाश गुप्ता करना है तो मैं शिफ्ट के साथ मैं लेफ्ट एरो की सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मैं टेक्स्ट एक एक करके इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। राइट, और अब मैंने यहाँ पे चोपड़ा को सेलेक्ट कर लिया है और एक साथ मैं इसे गुप्ता कर देता हूँ। राइट, और अब मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ तो ये आकाश चोपड़ा के जगह पे ये आकाश गुप्ता हो गया। मान लीजिए ये आलोक माथुर है, मुझे आलोक माथुर की जगह पे विशाल माथुर करना है। तो यहाँ पे मैंने लाया, यहाँ पे मैंने सेल पॉइंटर पे से हमने यहाँ इस सेल को पे हमने क्लिक किया और फिर हमने F2 की प्रेस किया और हम यहाँ से
जब ये आई बीम कर्सर आ गया तो हम इसे थोड़ा सा लेफ्ट एरो की यूज़ करके मैं बैक जाता हूँ, और यहाँ आने के बाद फिर शिफ्ट की से इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ विशाल, राइट, और अब मैं इंटर कर देता हूँ। तो इस तरह से हम आई बीम कर्सर यूज़ करके डेटा एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें F2 की यूज़ करना पड़ता है, राइट। अब हम लोग कुछ माउस पॉइंटर के उपयोग की बात करेंगे। इसके लिए हमें कुछ डेटा चाहिए, कुछ डेटा रेंज। मान लीजिए हमने ये डेटा रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया है, राइट। और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको माउस का जो पॉइंटर है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। ये जो माउस पॉइंटर जो आपको वाइट प्लस दिख रहा है, मैं जूम टूल यूज़ कर लेता हूँ कि जो आपका माउस पॉइंटर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका वाइट प्लस है, राइट। और जैसे ही मैं, अगर आप ऊपर के की में ले करके जाते हैं जहाँ पे आपके टैब्स हैं, अगर मैं टैब पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं टैब पे क्लिक करता हूँ उससे रिलेटेड हमारे रिबन्स बदल जाते हैं, और रिबन बदल जाते हैं तो हमारे कमांड्स बदल जाते हैं। तो इस तरह से जब आपका एरो की होता है तो एरो की यूज़ करके आप अलग अलग टैब और उसमें कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से अभी आपने यहाँ पे आपके शीट 1 शीट 2 शीट 3 दिख रहा है। आपने अभी पेज कंट्रोल के साथ पेज डाउन एंड पेज अप यूज़ करके अलग अलग शीट में आपने जाना सीखा था। वैसे ही यहाँ पे अगर हमारा ये अगर मैं अपने माउस पॉइंटर को यहाँ लेकर के आऊँ तो ये हमारा शीट पे आने के बाद हमारा माउस पॉइंटर फिर से एरो में आ जाता है, और यहाँ से किसी शीट पे क्लिक करते हैं तो हम उस शीट पे जा सकते हैं, राइट, डायरेक्टली। वैसे ही यहाँ पे अगर आपने स्क्रॉल बार देख रहे हैं, अगर आपको मूव करना है तो यहाँ पे भी आपका एरो बनता है, तो स्क्रॉल बार को आप इस तरह से ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं, राइट। तो जब ये एरो होता है तो हम किसी कमांड को, किसी है ना टैब को हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो आपका ये कॉलम आपको जो दिख रहा है ए बी सी डी के नाम से, जिसको हम कॉलम कॉलम हेडिंग कहते हैं, अगर मैं इस कॉलम के हेडिंग पे लेकर के आता हूँ तो हमारा सेल पॉइंटर डाउन एरो की तरह बन जाता है। और ये जब ये डाउन एरो की तरह बन जाए और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो क्या होगा कि हमारा कंप्लीट ये कॉलम एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बी पे क्लिक करूं तो ये बी हमारा एक साथ में पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप देखें कि ये जैसे ही आपका एरो बन रहा, अगर इन दो कॉलम के बीच में अगर मैं सेल पॉइंटर को लेकर के जाता हूँ तो इसको हम बोलते हैं कॉलम रीसाइज। ये जो माउस पॉइंटर का जो आपका आकार है ये कॉलम रीसाइज बोलते हैं। रीसाइज अगर आप दोनों हाथों को खींचें जैसे किसी रस्सी को खींचते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने कॉलम को रीसाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों कॉलम के बीच में हम अपने माउस को क्लिक करके अगर राइट की तरफ खींचते हैं तो हमारा कॉलम का साइज बढ़ सकता है। वैसे ही यहाँ पे सोशल साइंस का हेडिंग आपका छोटा हो रहा था तो यहाँ पे दोनों कॉलम के बीच में ला करके मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके खींचता हूँ तो ये आपका कॉलम का साइज बढ़ जाता है, राइट। मैं अंडू कर देता हूँ इसे वापस, राइट से वापस अंडू कर देता हूँ। और इस कॉलम का साइज बड़ा करने का एक दूसरा तरीका ये भी है, इस कॉलम में जब आपका रीसाइज टूल हो, कॉलम का रीसाइज, यहाँ पे अभी आपने माउस को क्लिक करके खींचा था तो ये साइज बढ़ गया था। लेकिन अगर मैं माउस को खींचता नहीं, मैं यहाँ पे इस दोनों कॉलम के बीच में ला करके जब आपका रीसाइज टूल का शेप बन जाए तो मैं माउस का डबल क्लिक कर दूं तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारा कॉलम का साइज बदल जाएगा। यहाँ पे कॉलम का साइज जब वो चेंज होता है तो अगर डेटा ज़्यादा है तो कॉलम का साइज बड़ा हो जाएगा, और अगर डेटा कम है तो कॉलम का साइज हमारा छोटा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वो उसके अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग या तो बड़ा या छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप सी को देखेंगे तो यहाँ पे नंबर तो कम है बट इंग्लिश का साइज थोड़ा फिर भी बड़ा है, बट कॉलम का साइज फिर भी ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे ला करके डबल क्लिक करूँ तो हमारा कॉलम का साइज छोटा हो गया, अब इस बार बढ़ा नहीं। मैं यहाँ पे ला करके, अगर मैं मैथ पे ला करके मैं डबल क्लिक करूँ तो ये और भी बड़ा हो, ये और भी छोटा हो गया। वैसे ही सोशल साइंस में देखें तो यहाँ कॉलम का साइज छोटा है और डेटा बड़ा है,
तो यहाँ ला करके अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो कॉलम का साइज बड़ा हो गया। तो इस तरह से डबल क्लिक करने से तो ऑटोमेटिकली कॉलम रीसाइज हो जाता है, या तो छोटा या फिर बड़ा, वो डेटा जिस तरह का होता है उसके अकॉर्डिंग वो आपका कॉलम का साइज एडजस्ट हो जाता है। अब मैं बात करूंगा इस रो के ऊपर। अगर मैं रो के ऊपर लेकर के आता हूं तो हमारा सेल पॉइंटर राइट एरो की तरह बनता है, और यहाँ पे ला करके अगर मैं राइट एरो की अगर अगर मैं क्लिक करूं, अगर मैं माउस से क्लिक करता हूं तो पूरा एक रो हमारा एक साथ में सेलेक्ट हो जाता है। वैसे ही अगर मैं इस रो पे क्लिक करूं तो ये रो पूरा एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर आप देखें तो इन दोनों रो के बीच में भी अगर मैं माउस पॉइंटर को लेकर के जाता हूं तो ये रो को रीसाइज करने का टूल है, राइट। तो यहाँ पे ऑटो तो नहीं काम करेगा क्योंकि हमारा डेटा का साइज उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर मुझे सपोज किसी तरह से अगर मेरा डेटा का साइज बड़ा है और उस मुझे रीसाइज करना है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे माउस को यहाँ पे ला करके अगर क्लिक करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं, राइट। तो मैं वापस अंडू कर देता हूँ, राइट, यहाँ भी अंडू कर देता हूँ, ये भी अंडू कर देता हूँ, मैं वापस अंडू कर देता हूँ। तो हमारा डेटा जिस तरह से था उस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे हमें कुछ और कमांड समझने हैं। मैं उसके लिए कुछ डेटा रेंज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे आपको समझने की जो बात है वो, अगर आप जो डेटा रेंज है यहाँ पे अगर आप माउस का पॉइंटर देखते हैं तो वाइट प्लस है, लेकिन जैसे ही मैं इस बॉर्डर पे माउस का पॉइंटर ले करके आता हूँ तो क्या होता है कि माउस का पॉइंटर का शेप बदल जाता है और ये मूव टूल कहलाता है। अब अगर मैं यहाँ पे ला करके अगर मैं इसको माउस को क्लिक करके अगर मैं आगे खींचूं तो क्या होगा, हमारा डेटा अब यहाँ से मैं कहीं और भी मूव करा सकता हूँ। जो डेटा हमने रेंज सेलेक्ट किया था या किसी एक सेल के डेटा को भी हम मूव करा सकते हैं, राइट। तो मैं फिर से अंडू कर देता हूँ। इस बार देखिए कि अब अगर मैं यहाँ पे मैं इस बॉर्डर पे लेकर के आता हूँ तो हमारा ये मूव टूल का हमारा शेप बनता है, और यहाँ पे अब आकर के अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ तो अब ये जो है मूव टूल के जगह पे ये एरो बन जाता है, और इस एरो के ऊपर एक छोटा सा प्लस दिखाई दे रहा है। इसे हम कॉपी कहते हैं, है ना, कॉपी टूल है ये। अब अगर मैं कंट्रोल को अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ और माउस से इसे मैं खींचता हूँ तो क्या होगा कि हमारा डेटा अब ये हमारा डेटा कॉपी हो गया, राइट। तो इस तरह से हम शॉर्टकट कीज का यूज करके डेटा को कॉपी कॉपी कर सकते हैं या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। मैंने अंडू कर दिया, राइट। अब इसको आपको देखना है कि इस सब ये जो बॉर्डर है आपका, इस बॉर्डर के नीचे में लास्ट में आपको एक बड़ा सा डॉट दिख रहा है। इस डॉट पे अगर मैं माउस पॉइंटर को लेकर के आता हूं तो ये जो आपका वाइट प्लस था अब ये ब्लैक प्लस हो गया है, राइट। इसको हम कहते हैं फिल डेटा। फिल डेटा का यूज़ क्या है कि हम किसी सेल में या किसी रो में अगर हमें किसी तरह के पैटर्न में डेटा अगर हमें फिल करना है तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। मैं एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। मान लीजिए इस सेल में हमारा एक डेटा है, सपोज हमारा मैंने यहाँ पे 1 दिया है। यहाँ पे 1 देने के बाद यहाँ पे जो आपको ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक डॉट, राइट, इसको मैं ये जो आपका इस ब्लैक डॉट पे मैं माउस पॉइंटर ले जाता हूँ तो ये आपका वाइट प्लस की जगह पे ब्लैक प्लस हो रहा है, और अब मैं इसे खींचता हूँ तो हमारा एक जो है पूरे रो में हमारा रिपीट हो जाता है। मैं वापस अंडू करता हूँ। अब मान लीजिए कि हमारा जो नंबर है वो किसी सीक्वेंस में चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर में यूज़ किया 1 2 3 4 5 में, हमें वैसा ही नंबर यहाँ पे जनरेट करना है 1 2 3 4 5 में। तो उसके लिए हमें दो डेटा रेंज होना चाहिए। एक तो आपका पहला 1 है और दूसरा यहाँ पे हमने लिखा 2। तो क्या हुआ, अब ये हमें दोनों डेटा रेंज को एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि एक और दो डेटा रेंज हमने सेलेक्ट किया और इन दोनों के बीच नंबर में जो डिफरेंस है वो एक का डिफरेंस है। अब मैं ये दोनों डेटा रेंज को एक साथ में सेलेक्ट करके अगर मैं खींचता हूँ तो अब हमारा जो डेटा फिल होगा वो एक सीक्वेंस में फिल होगा 1 2 3 4 की फॉर्म में। मैं वापस अंडू कर देता हूँ, राइट। और अब मान लीजिए कि मैं हमारा ये जो है 2 की जगह पे हमने यहाँ पे 5 डाल दिया है, और यहाँ पे मैं इन दोनों डेटा रेंज को सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे जो दो डेटा रेंज के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस है। और अब अगर मैं इनको सेलेक्ट करके अगर मैं खींचता हूँ तो हमारा जो डेटा हमारा जो फिल होगा
वो 4 के डिफरेंस से फिल होगा, मतलब 9, 13, 17। तो इस तरह से फिल डेटा टूल का यूज़ करके मैं सीक्वेंस में या किसी किसी अपने डिफाइंड सीक्वेंस में डेटा को फिल कर सकते हैं। राइट, मैं वापस अंडू कर देता हूँ इसे। तो मैं समझता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल पार्ट 2 में आज के लिए इतना ही। मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये ट्यूटोरियल हमारा अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर हमें हमारा ये ट्यूटोरियल में किसी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके हमें वो इम्प्रूवमेंट बता सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया ट्यूटोरियल अपलोड हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।